टाइम ऑफ सप्लाई वो क्रूशियल पॉइंट है, ट्रिगर पॉइंट है। आपने देखा वो था कौन सा था, वैसे करके कि यूं आता है, फिर ऐसे करता है, फिर ऐसे करता है, फिर ऐसे करता है, फिर ऐसे करता है। ट्रिगर पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट टाइम ऑफ सप्लाई है। अब ये कहते हैं कि भाई साहब देखो, जो सप्लाई वाली घटना आपकी ये होती है ना, सप्लाई घटना ही महत्वपूर्ण घटना है, टैक्सेबल इवेंट है। इसी से आपका जो जीएसटी है वो लेवी करवाया जाता है। तो कॉन्सिक्वेंटली जो सप्लाई की डेट होगी या जो सप्लाई का जो डे होगा उसी को बोला जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। सप्लाई डे को ही बोलते हैं टाइम ऑफ सप्लाई, है ना। अब बहुत सारे डे होते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे और वैलेंटाइंस डे और पता नहीं कितने कितने डे होते हैं साहब। ऐसे एक होता है सप्लाई डे। आपको ढूंढना है कि सप्लाई डे कौन सा है, जौन सा डे सप्लाई डे बनेगा वही वाले डे को हम टाइम ऑफ सप्लाई बना देंगे। और टाइम ऑफ सप्लाई जिस महीने में आपका अराइज हो जाता है उस महीने के अगले महीने की 20 तारीख को आपको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, ठीक है जी। लेकिन यही तो जानना मुश्किल होता है। अब मान लीजिए यहां आपका सप्लायर है और यहां आपका ये रेसिपिएंट आदमी है, तो इन दोनों के बीच में कहना तो बड़ा आसान है कि सप्लाई कर दी है, लेकिन सप्लाई करने के लिए भाई साहब बहुत सारे कंपोनेंट होंगे से भाई। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, तो एग्रीमेंट की डेट अलग हो सकती है, इनवॉइस इश्यूएंस की डेट अलग हो सकती है, जिस दिन गुड्स डिस्पैच किया डिस्पैच की डेट अलग हो सकती है, सर्विस कंप्लीशन की डेट अलग हो सकती है, पेमेंट की डेट अलग हो सकती है। तो ऐसे करके उसको गुड्स रिसीविंग की या सर्विस रिसीविंग की डेट अलग अलग हो सकती है। तो एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर मल्टीपल डेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो अब मुझे यह दिक्कत बताओ कौन सा वाला डे सप्लाई डे माना जाए, जिस दिन एग्रीमेंट हुआ, जिस दिन माल डिस्पैच हुआ, जिस दिन इनवॉइसिंग हुई, जिस दिन पेमेंट आया, जिस दिन एसटेसी हुई, कौन सा डे सप्लाई डे यहां पर बनाया जाएगा। तो इसी के लिए आपका स्वागत है इस नए चैप्टर के अंदर। इसमें 3 सेक्शंस आते हैं, 12, 13, 14। 12 के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करेंगे, 13 के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात करेंगे, एंड हम उसके बाद अगले में बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रेट चेंज। इसमें अपनी बात करी जाती है। लेकिन ये वाला जो सेक्शन है ये आपका सीए इंटरमीडिएट में नहीं आता है। सीए इंटरमीडिएट में 2 सेक्शन आते हैं, जबकि सीए फाइनल के आपके 3 सेक्शंस निकलकर आ जाती हैं। ऐसे करके बात करी जाती है। ओके सर जी, तो यहां पर एक छोटी मोटी बैकग्राउंड आपको यहां दी जाती है, उसके बाद इस बैकग्राउंड की समय जरूरत नहीं है। यहां पर आ जाते हैं मुद्दे की बात पर। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 13, टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन इन केस ऑफ इन केस ऑफ सर्विसेज। तो जनरल प्रोविजन क्या कहता है कि भाई साहब फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिएगा, इनवॉइस डेट को अपने साथ रखिए। अगर इनवॉइस टाइम से आता है तो इनवॉइस टाइम से आने का मतलब, अभी हम इनवॉइस का चैप्टर कंप्लीट करके आ रहे हैं, अगर इनवॉइस इश्यूएंस की जो लास्ट डेट है, अगर वो लास्ट डेट तक इश्यू कर दिया जाता है तो इनवॉइस को पकड़िए, और अगर इनवॉइस लास्ट डेट तक नहीं आ रहा है तो उसको रिप्लेस कर दीजिए विद द कंप्लीशन डेट। तो इनवॉइस डेट या कंप्लीशन डेट इन दोनों में से एक ऊपर रख दी जाएगी और इसकी तुलना कर दीजिए आप पेमेंट की डेट से, विच एवर इज अर्लियर, वो आपका यहां पर निकल के आ जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर इनवॉइस टाइम से नहीं आ रहा तो कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आ जाएगा। रेस्क्यू प्रोविजन, अगर मान लीजिए चूंकि एनसीएम की यहां पर बात कर रहे हैं, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म आपका लगाया जा रहा होता है। ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है। अगर सप्लायर के यहां पर, चूंकि मुझे टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है सप्लायर के डोर स्टेप पर, तो यहां पर आकर मैं क्या देख रहा हूं मेरे बच्चा कि मान लीजिए इनवॉइस की डेट नहीं दिखाई देती, मुझे कंप्लीशन डेट दिखाई यहां पर नहीं दे रही है, तो कोई बात नहीं, तू छिपा रहा है ना, सामने वाले ने नहीं छिपा रखा होगा, क्योंकि उसने अपनी किताबों में आईटीसी भी लेना है, इनकम टैक्स के लिए खर्चा भी बुक करना है, तो उसने ट्रांजैक्शन को जरूर जरूर रिकॉर्ड किया होगा। तो जिस दिन उसने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रखा होगा उस डेट को हम तेरा टाइम ऑफ सप्लाई यहां पर लाकर बना देंगे, अकॉर्डिंगली तुझे जीएसटी का पेमेंट करना पड़ जाएगा। तो यह रेस्क्यू प्रोविजन के रेसिपिएंट की किताबों में झांक कर देख लो, द डे ऑन विच ही हैज एंटर्ड द ट्रांजैक्शन इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट पर्टिकुलर डेट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द सप्लायर। ओके सर, रिवीजन वीडियो सो लॉन्ग ड्यू टू पोर्टल नॉलेज। हाँ अच्छा, वो पोर्टल की वजह से हो गया। तो चलो मैं पोर्टल का इस्तेमाल नहीं करूंगा रिवीजन वीडियो के अंदर, आई विल नॉट यूज द पोर्टल इन रिवीजन वीडियोस, ठीक है। तो उसके बाद में आगे आता है, यहां पर एक चिल्लर कॉन्सेप्ट आपका निकल के आता है। ये चिल्लर कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को इनवॉइस से ज्यादा कुछ पैसा मिल जाता है, कुछ एक्सेस अमाउंट मिल जाता है, जैसे कि मैं आपको समझाना चाहता हूं यहां पर आकर कि सपोज करो ये अपना जनवरी का महीना है और यहां भाई साहब आपका महीना आता है फरवरी का, ठीक है। तो एयरटेल की बात कर लेते, तो एयरटेल ने एक बिल इश्यू किया था मालिक यहां पर सपोज 1000 रुपए का, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने पेमेंट कर दी इसके लिए 1100 रुपए या 950 का किया था,
950 रुपए का इन्होंने यहां पर किया था, और लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने पूरे मान लीजिए 1000 रुपए की यहां पर पेमेंट कर दी है। तो कितना पैसा एक्सेस में दे दिया है? एक्सेस में आगे 50 रुपए। अगले महीने क्या करेगा? मान लीजिए बिल जो आया वो अभी भी 950 का है, पर चूंकि बंदा पेमेंट 50 रुपए पहले कर चुका था, इस बार बंदा जो पेमेंट करेगा वो 50 रुपए कम की करके चलेगा, वो यहां पर 900 रुपए की पेमेंट ही करके चलेगा, क्योंकि इतना पैसा वो कम देकर चलेगा। राइट? यस सर। अब यहां पर आकर आपका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा मैं आपको बताना चाहता हूं। वो ऐसे करके मालिक कि देखो, जितने का आपने बिल रेज कर दिया तो 950 का तो टाइम ऑफ सप्लाई आपका यहीं पर आना ही आना है। इसके साथ साथ आपने 50 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे, एक्सेस अमाउंट यहां पर दिया था, और हम जानते हैं कि इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इसका इनवॉइस तो यहां जाकर इश्यू हुआ ना बाबू, इनवॉइस तो यहां जाकर इश्यू हुआ, लेकिन पैसा एडवांस में आपके पास में आ गया था, तो एडवांस पेमेंट पर भी आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आ जाता है। तो 50 रुपए पर भी आपका टाइम ऑफ सप्लाई यहीं पर निकाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से पूरे 1000 रुपए के ऊपर आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल कर आ जाएगा। अगले महीने क्या करोगे? अगले महीने जो टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आएगा, तो चूंकि 950 का आपका अमाउंट बिल का था, बट इसमें से जो 50 रुपए पहले ही आपके टैक्सेबल हो चुके हैं, तो यहां पर आकर आपका 950 नहीं बल्कि 900 रुपए के ऊपर आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा। यह है नॉर्मल प्रोसीजर। अब यहां पर आकर क्या करना पड़ता है कि एयरटेल को बड़ी दिक्कत होती है, उसको पूरा एडजस्टमेंट दिखानी पड़ती है। किसी के 2 रुपए फालतू आगे, अगर मान लीजिए आपका 998 रुपए का बिल आता है तो आप 1000 रुपए का पेमेंट कर देते हैं, किसी के 2 रुपए एक्स्ट्रा है, किसी के 4 रुपए, किसी के 6 रुपए, किसी के 10 रुपए, उस पूरी चिल्लर का हिसाब रखना पड़ता है। कितनी चिल्लर एक्स्ट्रा में आई उस पर अभी जीएसटी भरो, फिर अगले महीने उतने पे कम भरो, ये खिचड़ी वाला काम हो जाता है। तो सरकार ने एक सहूलियत दी, एक ऑप्शन दिया कि आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। कैसा भला? कि आप इस चिल्लर को ना इग्नोर कर दो। आपके लिए ऑप्शनल ये है कि इग्नोर कर दीजिए आप इस चिल्लर को। अगर मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट आया ही नहीं, तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई 950 का ही निकाला जाएगा। अगर मैं मानता हूं कि मेरे पास आया ही नहीं, मेरे पास 50 रुपए एक्स्ट्रा आए ही नहीं, तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई 950 का आएगा। और अगर मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे पास आया ही नहीं, तो फिर आगे एडजस्टमेंट की बात भी नहीं होगी, अगले महीने मेरा टाइम ऑफ सप्लाई 950 पे ही निकल के आएगा। अदरवाइज गवर्नमेंट को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले वाले केस के अंदर यहां 1000 और 900, 1900 पर सरकार को जीएसटी मिला था, और अभी भी सरकार को जीएसटी 1900 पे मिलेगा। लेकिन एयरटेल के लिए बड़ा सुविधाजनक हो गया कि अगर इस ऑप्शन के तहत जितने भी इनवॉइस इश्यू किए होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ पेमेंट, किसका पेमेंट कम किसका ज्यादा आया है, वो इनवॉइस की कैलकुलेशन करेगा, टोटल मारेगा और इकट्ठा अपना जीएसटी का पेमेंट कर देगा। लेकिन चिल्लर की परिभाषा है एक्सेस। मेरे क्वेश्चन के अंदर 50 रुपए एक्सेस आए हैं, लेकिन एक्सेस का मीनिंग क्या है? अल्टीमेटली कहां तक ये प्रोविजन काम करेगा, कहां तक एक ऑप्शन काम करेगा? अगर आपका एक्सेस अमाउंट 1000 रुपए तक का आया है, अगर ये 1000 रुपए तक का एक्सेस अमाउंट आया है ना मालिक, तो ये प्रोविजन आपका काम करके चलेगा। क्या बोलते हैं भला? यहां पर आकर इसके बारे में लिखा हुआ है, एक्सेस के बारे में ये पूरा प्रोविजन लिखा है कि अगर 1000 रुपए तक एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है तो आप सप्लायर की इच्छा पर उसको इग्नोर किया जा सकता है। मुझे बताइए बात पकड़ में आई या नहीं आई? उसके बाद रिवर्स चार्ज की बात करते हैं। रिवर्स चार्ज के अंदर यहां पर सप्लायर होता है, यहां पर आपका रेसिपिएंट आदमी होता है मालिक। अब चूंकि रिवर्स चार्ज लग रहा है तो जीएसटी इस बंदे को भरना होगा, इसको भरना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम ऑफ सप्लाई इसी के डोर स्टेप पर निकाला जाएगा। अब इसका टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए क्या मैं यहां पर पेमेंट को बेस बनाऊंगा ऐसी की तैसी? नहीं सॉरी, क्या मैं यहां पर इनवॉइस को बेस बनाऊंगा? नहीं, ऐसे की तैसी। क्यों? क्योंकि इनवॉइस नाम की घटना इसके कंट्रोल में नहीं होती है, और जो घटना इसके कंट्रोल में नहीं है, क्या उसको बेस बनाकर यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई निकालना उचित होगा? बिल्कुल नहीं। दूसरा, क्या मैं यहां पर कंप्लीशन को बेस बना सकता हूं कि नहीं? ना जी ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंप्लीशन इसके हाथ में नहीं है, ये सप्लायर के हाथ में होता है कंप्लीशन। उसके बाद इसके हाथ में क्या? इसके हाथ में पेमेंट की घटना है, तो पेमेंट ग्रेड को यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई बना दिया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि बंदा पेमेंट करे ही ना। अगर पेमेंट नहीं करता है तो उसके लिए एक टाइमर लगाया गया, 61वें दिन का, 61वां दिन फ्रॉम इनवॉइस डेट विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में पहले होगा वहां पर आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकाल दिया जाएगा। तो 61वां दिन जो भी आ रहा होगा, यानी 60 दिन बाद की डेट, दैट मीन 61वां दिन जो होगा वो यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई बना दिया जाएगा। ऐसे करके बोल दिया जाता है। उसके बाद में यहां पर एक स्पेशल प्रोविजन आता है कि अगर मान लीजिए वैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर अगर ऐसी पेमेंट वेमेंट को कुछ बात नहीं दिखाई दे रही है, तो हम यहां पर जो बुकिश एंट्री की है उस दिन को यहां पर अपना कंसिडर करके चलेंगे। लेकिन स्पेशल केसेस में यह बोलता है कि अगर मान लीजिए एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का मामला है, पहली बात, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का मामला है, दूसरी बात, और आरसीएम लग रहा है, एसोसिएट एंटरप्राइजेस हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो और आरसीएम हो। सर जी इंपोर्ट ऑफ सर्विस में तो ऑलवेज आरसीएम लगता है, ऐसी की तैसी। क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं 20 रुपए का पेटीएम दूंगा, उस बच्चे को 20 रुपए का पेटीएम दूंगा मैं अभी के अभी, जो मुझे यह बता देगा कि ऐसी कौन सी इंपोर्ट ऑफ सर्विस है जिस पर आरसीएम नहीं लगता है।
देखते हैं कौन बता पाएगा। ऐसी कौन सी इंपोर्ट ऑफ सर्विस है जिस पर आरसीएम नहीं लगता? ये आज का क्वेश्चन है 20 रुपए का, और देखते हैं कि हमारा सबसे होनहार बच्चा यहां पर कौन सा है। बाबू मैं फिर से एक बार बता दूं, मैं आप ही क्वेरीज लूंगा, मैं ये सेशन कंप्लीट करने के बाद फिर से तुरंत एक बार लाइव होऊंगा, फिर से लाइव होऊंगा और तब आप ही क्वेरीज में लेकर चलूंगा, ठीक है ना, क्वेरी सेशन के नाम से। तो ऐसे करके यहां पर बोल दिया जाता है। उसके बाद वाउचर के बारे में, टोकन के बारे में जानते हैं कि अगर ये पहले से पता होता है, अच्छा टोकन जो होता है उसमें अगर आपको पहले से पता है कि इस टोकन के अगेंस्ट क्या सप्लाई किया जाने वाला है, अगर टोकन स्पेसिफिक है, टोकन या कूपन वाउचर मिला है उसमें पता सिर्फ खाना ही मिलेगा, तो खाने पर जीएसटी का रेट पहले से पता होता है, तो एट द टाइम ऑफ इश्यू ही उसका टाइम ऑफ सप्लाई निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर टोकन या कूपन इन जनरल नेचर का होता है जिसमें मल्टीपल चीजों की सप्लाई की जा सकती है, दैट मे कैरी डिफरेंट रेट ऑफ जीएसटी, इन सच ए केस वी विल हैव टू वेट टिल रिडम्पशन ऑफ द कूपन, क्योंकि एक्चुअल में हम जीएसटी कूपन के ऊपर नहीं लगा रहे बल्कि उसके अगेंस्ट जो सप्लाई की जा रही होती है उस पर जीएसटी लगाते हैं। और अगर मल्टीपल टाइप ऑफ थिंग्स कैन बी issued or sold out against the coupon, in such a case at the time of issue we have no information about the rate of GST, that which commodity will be supplied, so we will have to wait till redemption of the coupon। तो अगर हमें पहले से पता है कि इसके अंदर क्या सप्लाई की जाने वाली तो इश्यू डेट, और अगर नहीं पता है तो फिर रिडम्पशन की डेट तक हमें उसमें वेट करना पड़ जाता है। रेजुडरी प्रोविजन क्या बोलता है कि अगर आप एक रजिस्टर्ड व्यक्ति हैं और कहीं चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं, कोई ऐसे की तैसे नहीं, सब कुछ कूड़ा कर रखा है, तो रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट होगी वो आपकी जैसे सर्च वगैरह हो जाती है ना, तो वहां पर जाकर आपने रजिस्ट्रेशन तक नहीं करा रखा था तो वहां पर आपका टाइम ऑफ सप्लाई इस प्रकार से निकाला जाता है। और अदरवाइज रजिस्ट्रेशन करा रखा था तो ये, और अगर नहीं करा रखा था तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स जो होगा वही आपका यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाता है। दूसरी बात, इंटरेस्ट और पेनल्टी का जीएसटी के दायरे में आते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांस या डिपॉजिट है तो जीएसटी के दायरे में नहीं आता है, लेकिन अदरवाइज जो इंटरेस्ट होते हैं, लाइक जैसे मान लीजिए हायर परचेज ट्रांजैक्शन हुई है, कंसिडरेशन डिले हो गया है, क्रेडिट कार्ड के चार्जेस हैं, ये आपके लायबल टू जीएसटी होते हैं, तो इनके ऊपर भी जीएसटी अपना लगाया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन प्रॉब्लम क्या निकल के आती है कि जैसे मान लीजिए मैंने आज मेन ट्रांजैक्शन कर दिया और कहा कि भैया अगर 1 महीने में पैसा दे दे तो ठीक है, नहीं तो 1 महीने बाद मैं ब्याज लगाना शुरू कर दूंगा। यहां सप्लाई हो गई गुड्स के 18% की जीएसटी का गुड्स था आपका, बाद में आकर पेमेंट मिलती है, और पेमेंट मिलती है विद इंटरेस्ट, क्योंकि बंदे ने 1 महीने के अंदर पेमेंट नहीं किया था, तो 1 महीने बाद जब पेमेंट आई तो विद इंटरेस्ट आई, तो जो एक्स्ट्रा कॉम्पोनेंट आया इंटरेस्ट का उसे कैसे अकाउंट फॉर करके चलोगे, क्योंकि आपने इनवॉइस तो अपनी गुड्स की वैल्यू का दिया था, बाद में इंटरेस्ट भी आ रहा तो उसके लिए आपको डेबिट नोट इश्यू करना पड़ता है, और वो भी आपका जीएसटी के दायरे में आएगा। तो यहां पर सबसे पहली बात ये निकल के आती है कि जो भी आपको इंटरेस्ट या पेनल्टी मिलते हैं उसका पैटर्न क्या होगा, उसकी लिंकेज कैसे होगी, उसे गुड्स मानोगे, सर्विस मानोगे, या फिर आप उसे मेन सप्लाई से कनेक्ट करोगे। सर मेन सप्लाई से कनेक्ट करेंगे क्योंकि वो इंडिपेंडेंट चीज नहीं है, वो कोई अलग से सप्लाई है ही नहीं, वो मेन सप्लाई का ही हिस्सा है। तो जो मेन सप्लाई अगर गुड्स की थी तो उसे भी गुड्स के अगेंस्ट मान के चलेंगे, अगर मेन सप्लाई सर्विस की थी उसे भी सर्विस मान के चलेंगे, मेन सप्लाई पे जीएसटी रेट 18% था तो उस पर भी 18% लेके चलेंगे। ये सारे काम अकॉर्डिंगली हम करके चलेंगे। लेकिन जहां तक सवाल है टाइम ऑफ सप्लाई, तो टाइम ऑफ सप्लाई का मेन सप्लाई का लेके चलोगे, अगर मेन सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई लेके चलते हैं तो दिक्कत वाला काम हो जाएगा, क्योंकि अगर मेन सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई तो यही निकल आया था और ड्यू डेट यहां बन गई थी, इंटरेस्ट आया है बाद में, तो जो इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी बनेगा उसको पता लगा टाइम ऑफ सप्लाई पहले ही निकल चुका है, तो उसके ऊपर भी आपको ब्याज भरना पड़ जाएगा। तो इसलिए यहां पर बोला गया कि नहीं, सारे काम मेन सप्लाई के साथ ही लिंक किए जाएंगे। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे होंगे भला किस चीज की, टाइम ऑफ सप्लाई की, तो जिस दिन इंटरेस्ट या पेनल्टी का पैसा रिसीव हो रहा है उस पैसे को हम उसका टाइम ऑफ सप्लाई निकाल के चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, बड़ी बात बोल रहा हूं, इंटरेस्ट पेनल्टी का पैसा अगर मिलता है, जो मिला, जितना पैसा मिला, जब मिला, उसका टाइम ऑफ सप्लाई वहां निकलेगा और उस पैसे को हम कम जीएसटी मानकर चलेंगे। वट एवर द अमाउंट दैट यू हैव बीन रिसीव्ड, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अगर नहीं मिला है पैसा, क्योंकि वो पेमेंट लिंक्ड इसका टाइम ऑफ सप्लाई है, अगर इंटरेस्ट पेनल्टी का पैसा नहीं मिलता है या आप वेव ऑफ कर देते हैं तो उसका कोई जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है। इस पर जीएसटी तभी आएगा जब वो पैसा आपको रिसीव होता है, जितना भी पैसा रिसीव होता है पूरा, विद जीएसटी, विदाउट जीएसटी, वट एवर द अमाउंट यू हैव रिसीव्ड दैट विल बी कंसिडर्ड एज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एंड अकॉर्डिंगली योर जीएसटी लायबिलिटी विल बी कैलकुलेटेड ओवर इट। यस सर।
तो ये वह बात हो गई आपके लिए सेक्शन नंबर 12 के अंदर। उसके बाद 13 के अंदर सर्विसेज की सेक्शन नंबर 12 आपके सामने यहां पर आ जाता है। ये इसी से कॉपी पेस्ट किया गया है। 12 के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इनवॉइस वाली डेट होती है वही आपकी यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई बना दी जाती है। पेमेंट के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पुराने समय के अंदर सेंट्रल एक्साइज वैट के अंदर एडवांस पेमेंट पर कोई टैक्स नहीं बनना होता था। इसलिए आज के डेट में यहां पर भी अगर एडवांस पेमेंट आता तो उस पर आपको कोई किसी प्रकार का टैक्स भरने की जरूरत नहीं होगी वैसे करके। अच्छा जी, उसके बाद में अगर इनवॉइस टाइम से इश्यू होता है तो इनवॉइस क्रेडिट, अगर इनवॉइस टाइम से इश्यू नहीं होता है तो इनवॉइस इश्यू करने की जो लास्ट डेट होती है, अभी लास्ट डेट कौन सी होती है? रिमूवल की डेट। अगर रिमूवल नहीं तो डिलीवरी की डेट हो गई। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो स्टेटमेंट की डेट हो गई। अगर उससे पहले पेमेंट आता तो पेमेंट की डेट हो गई, है ना। अगर मान लीजिए आपका वो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का मामला था, जब आपका अप्रूव हुआ वहां पर, तो इनवॉइस इश्यू करने की जो लास्ट डेट होती है वो आपकी यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई बना दी जाएगी। अगर इनवॉइस टाइम से इश्यू नहीं किया जाता है तो पेमेंट के साथ यहां पर कोई लिंकेज नहीं है। ये रिलैक्सेशन यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, इसकी कोई रेलिवेंसी नहीं रहेगी, क्योंकि हम पेमेंट के साथ इसको लिंक करके ही नहीं चलते हैं। पेमेंट से इसका कोई वास्ता नहीं होता है। गुड्स के केस में पेमेंट से कोई वास्ता नहीं है, पेमेंट के साथ टाइम ऑफ सप्लाई का कोई लिंक नहीं होता है। रिवर्स चार्ज के अंदर भी सेम प्रोविजन है। दो चीज बदल गई है। एक, चूंकि गुड्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है तो इसलिए एक नई चीज यहां पर ये ऐड हो गई कि भाई, और दूसरा जो 61 दिन थे उसकी बजाय यहां पर 31 दिन आ गए हैं। तो पेमेंट डेट और 31वां दिन, क्योंकि रेसिपिएंट के एंड पर हम निकाल रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई, तो 31वां दिन पेमेंट की डेट और गुड्स रिसीविंग डेट विच एवर इज अर्लीस्ट, जो तीनों में पहले हो वो यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई बना दिया जाता है। उसके बाद ये आपका रेस्क्यू प्रोविजन यहां पर आता है। बाकी तीनों के तीनों प्रोविजन आपके ज्यों के त्यों हैं, जैसे कि आपके सर्विस सेक्टर में थे वैसे के वैसे ही आपके यहां पर दिए हुए हैं। तो सीए इंटरमीडिएट के लिए बात यहीं पर कंप्लीट हो जाती है।